हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। दिस इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर और इसमें हम लोग वीडियो फर्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं कार्बन का कितना इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री में और कार्बन में कैसी बॉन्डिंग होती है, कार्बन की वजह से कैसे कंपाउंड बनते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और आप जरूर इसको सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे से देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर कार्बन की, भाई कार्बन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक इसेंशियल एलिमेंट है। जैसे ही हम बोलेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड कैसे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सा वो इसेंशियल एलिमेंट है? तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा और ये उसका इसेंशियल एलिमेंट है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन वहां पर प्रेजेंट होगा, उसकी प्रेजेंस जरूरी है। मींस कार्बन इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या है, तो पहले कंपाउंड्स बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हुई, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा हम लोग बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है वो नॉन लिविंग मैटर्स है, मींस मिनरल्स एंड रॉक्स की बात करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है वो लिविंग मैटर्स है। लिविंग मैटर्स की बात करते हैं तो प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल से जो कंपाउंड निकलते थे उसे हम लोग बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसे बोलते भी कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो कुछ साइंटिस्ट का कहना था भी कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो उन्होंने कहा कि जो लिविंग मैटर्स है, प्लांट एंड एनिमल्स, वहां से जो कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करते हैं उनमें कुछ फोर्स काम करता है और उस फोर्स को उन्होंने बोला था वाइटल फोर्स थ्योरी। और उन साइंटिस्ट ने ये भी बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग मैटर से ही मिलेगा, इसको हम अपनी तरफ से बना नहीं सकते हैं। बट आगे आगे जब टाइम बढ़ा तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने लैब में कंपाउंड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये थ्योरी बिल्कुल वहां पर फेल हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना नहीं सकते हैं। तो अब भाई बात क्या हुई कि कार्बन की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्बन पे अगर जाएं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इस तरीके से यहां पर आएगा कॉन्फ़िगरेशन 2,4 और यही वो एलिमेंट है जो इसेंशियल एलिमेंट है। इसके लुईस सिंबल की बात करें तो इस तरीके से यहाँ लुईस सिंबल बन जाएगा। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा है लुईस सिंबल के बारे में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसी के ऊपर सिंबल पे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो सिंबल का नेम हो जाता है लुईस सिंबल। भाई 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये रिलीज करता तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड बनाने को प्रायोरिटी नहीं देता है। वो जनरली क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बन जाते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा है आयनिक कंपाउंड के बारे में, आज पूरा ध्यान रखेंगे कोवैलेंट कंपाउंड पे। तो अब हमें यह समझना होगा कि भाई कार्बन में शेयरिंग का नेचर है इस तरीके से। 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास है तो ये 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है और 4 बॉन्ड कार्बन हमेशा बनाएगा। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर देख रहे हैं तो सोर्स की बात कर ली लिविंग मैटर्स, जिसमें प्लांट एंड एनिमल्स। तो भाई अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे तो लिविंग मैटर्स की बात कर रहे हैं, प्लांट और एनिमल्स की बात कर रहे हैं, और उनमें कार्बन कौन है? एसेंशियल एलिमेंट है। फिर पहली बार लैब में कंपाउंड बना और वो फर्स्ट लैब कंपाउंड कौन था? यूरिया। और यूरिया जो कंपाउंड बना था वो बाई चांस बना था। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं और कुछ पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट विच इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंट होगा इसमें टू अस इन एलिमेंटल फॉर्म एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म एंड इट्स कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड सिंथेसिस ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The word organic comes from the fact that initially known organic compound were obtained from living organism और कहाँ से? प्लांट और एनिमल्स से, इसलिए वहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका नेम भी पड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें।
Organic compound essentially contains carbon. It is defined as hydrocarbons and their derivatives. They are known as organic compound. Very important point. भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आज के टाइम पे हम लोग जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसमें क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो ऐसे कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स मींस द कंपाउंड व्हिच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट। अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट है तो हम लोग बोलते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ऐसे केस में जैसे हमने बात कर ली मीथेन, अब मीथेन में इस तरीके से ये मीथेन का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं CH4। ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन। कह रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भाई हमने इस जगह से जहां पे CH है उस जगह से यहां एक हाइड्रोजन अगर हम हटा दें और इस हाइड्रोजन की जगह कुछ और लगा दें, मान लो यहां हमने Cl लगा दिया, तो अब हाइड्रोकार्बन्स नहीं बचा, ये हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव फॉर्म हो गया जहां पे क्लोरीन एटम लग चुका है हाइड्रोजन की जगह। तो इसे हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भाई बात आई ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन हट के वहां पर एटम लग सकता है, क्योंकि कार्बन तो एसेंशियल एलिमेंट है। तो इसलिए हम लोग कुछ ऐसे एलिमेंट्स को देख रहे हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन है भाई, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ऐसे अगर देखें तो यहां बोल सकते हैं भाई कौन है, हाइड्रोजन से है, और ये देखिए sp आप जानते हैं भाई हर डिस्ट्रिक्ट में एक sp होता है। तो कौन है sp, और जब कभी भाई आपसे sp की मुलाकात हो तो आप उनसे क्या बोल सकते हैं, हेलो बोल सकते हो आप उन्हें, और हेलो बोलने का मतलब ये क्या हो जाएंगे, हेलोजन। तो जैसे ही आप हेलो बोलोगे कंसेप्ट आपका आ गया कि भाई ये हेलोजन्स है। तो हेलोजन्स में क्या क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, ये आ जाते हैं हेलोजन्स में। तो ये इतने एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर CH4 पहले किया था, फिर H को हटाया वहाँ Cl कर दिया, तो ये भी Cl यहाँ पर प्रेजेंट है। ये वो कंपाउंड, ये वो एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अगर देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कितना परसेंटेज है, 0.03%। थोड़ा सा ये लर्न कर लीजिएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एटमॉस्फेयर कितना है, 0.03%। तो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कौन सा वो फर्स्ट लैब कंपाउंड था जिसके बनने से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी बना सकते हैं, तो ये साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ओलर ने, और फ्रेडरिक ओलर ने 1828 में यूरिया की प्रिपरेशन कर दी। यूरिया की प्रिपरेशन को अगर देखें तो ये अमोनियम साइनेट है। अमोनियम साइनेट का मतलब ये अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरीके से अमोनियम आयन और साइनेट आयन, तो यहां से क्या हुआ कि एक बार ये अमोनियम साइनेट को हीट कर रहे थे, जब ये हीट कर रहे थे बस ये कंपाउंड क्या हुआ उसी टाइम रीअरेंज हो गया, और रीअरेंज हो गया मतलब एटम का जो कॉम्बिनेशन का तरीका है वो चेंज हो गया। अब यहाँ कार्बन के साथ इस तरीके से ये NH2CO NH2 ये बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर रिप्लेस क्या हुआ कि जैसे हमने CH4 की बात करी थी तो यहाँ भाई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो यहां से क्या हुआ कि 2 हाइड्रोजन हटा होगा, जैसा डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, और 2 हाइड्रोजन अगर हटा तो उसकी जगह ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन से यहां पर डेरिवेटिव हो गया। और ऐसे ही यहां पर हाइड्रोजन हटा और इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ चुका है, NH2 आ चुका है। तो एक तरीके से अगर उस फार्मूले को देखें तो मीथेन का ही ये डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बना है, और इसको हम लोग क्या देख रहे हैं, NH2CO NH2। तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बन चुका है कंपाउंड, और इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूरिया फर्स्ट लैब कंपाउंड हो गया, जिसे किसने बनाया, फ्रेडरिक ओलर ने 1828 में, बाई चांस बना था। चलिए इसके बाद बहुत सारे कंपाउंड बने लैब में। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जे एक बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूले से आपको यह पता चलेगा कि किसी मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है उसमें कितने एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। जैसे हमने कहा C6
H12O6। हमने बोला ये फार्मूला है ग्लूकोज का। तो अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज क्या आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कार्बन के 6 एटम दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम। हमने लिखा C6H6। बताओ फार्मूला किसका है भाई? बेंजीन का। यहां पर कार्बन के 6 एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम। हमने लिख दिया CH3 COOH। अब ये किसका फार्मूला है? एसिटिक एसिड का। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला? कार्बन के एटम देखिए कितने हैं? 2। लेकिन अब ये इस तरीके से लिखें तो C2H4O2, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। जब ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ तो कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम। तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूलर फार्मूले से ये पता चल गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको इंफॉर्मेशन देती है कि कितने नंबर ऑफ एटम वहां पर प्रेजेंट है पर्टिकुलर एलिमेंट के। The formula of an organic compound that represent the kind of and number of the different atom present in one molecule of the compound is called molecular formula। क्लियर हो गया? चलिए, तो molecular formula से number of atom के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको क्या बताएगा? नंबर ऑफ एटम भी बताएगा और साथ साथ में ये बताएगा कि कौन सा एटम किस बॉन्ड से कनेक्टेड है। जैसे हमने कहा इथेन, अगर हम इथेन बोल रहे हैं तो इथेन मॉलिक्यूल क्या होता है भी? C2H6। C2H6। तो हमने क्या किया? ऐसे बॉन्ड बनाया और यहां पर हाइड्रोजन इस तरीके से लगा दिया। इथेन है। अब इथेन का स्ट्रक्चर है तो ये कंफर्म हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन के साथ क्या है? सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, दूसरा कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक कार्बन ने आपस में बॉन्ड बनाया है। तो स्ट्रक्चर में बॉन्ड के साथ साथ एटम भी आपको दिख रहा है। फिर बात करते हैं कंडेंस फार्मूला या एब्रिविएटेड फार्मूला। भाई कंडेंस फार्मूला क्या है? अब इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया, जैसे मान लीजिए इथेन ही लिखा स्ट्रक्चर और इसको हमने लिख दिया CH3। तो ये एक कंडेंस फार्मूला हो गया। अगर हमने स्ट्रक्चर फार्मूले की बात करें और कोई और बना देते हैं उसकी जगह, चलो थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, इथेन की जगह कुछ और बना दें अगर अब, और फिर उसका कंडेंस फार्मूला देखें तब क्या होगा? देखिए मान लीजिए हमने यहां पर दूसरा बना दिया और दूसरे की जगह यहां पर हम लोग ले लेते हैं 4 कार्बन का, 4 कार्बन का अगर एल्केन ले लेते हैं तो यहां देखिए 4 कार्बन का एल्केन लेना चाह रहे हैं तो 4 कार्बन हमने ऐसे चेन में बना दिया और एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से हमने यहां पर 4 बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड हर जगह बना दिए। कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ, हर कार्बन को देखिए उसके पास 4 बॉन्ड बने हुए हैं। अब इसी का अगर हम लोग कंडेंस फॉर्म लिखें तो यहां पर क्या लिखा है भाई? एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है तो ये हो गया CH3। H3 है, कार्बन से ही जुड़ा है। फिर ये कार्बन आगे किससे जुड़ा है? CH2 से। देखो C और इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं। फिर ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसका हो गया CH2। फिर ये किससे जुड़ा हुआ? इधर, तो ये हो गया CH3। तो इसको और भी कंडेंस अगर लिखना चाहें तो ये CH3 CH2 CH2 CH3। और भी कंडेंस करना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं CH3 और CH2 2 बार आया है इसलिए CH2 का होल ट्वाइस 2 और CH3। तो भाई जितना आप कर सकते हो उस हिसाब से करिए। इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? कंडेंस फार्मूला। ये आपको नहीं मिलेगा देखने को। जनरली आपको किस पे ध्यान रखना है? जो हमने पहले लिखा है। तो कहीं पर भी हम कंडेंस फार्मूला इस तरीके से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर फार्मूले को देख के लिख सकते हैं, बस जैसा वो बताया वैसा ही लिखते चलो। अगर हमने यहां लिखा होता इस तरीके से, अब ये लिखा हुआ है तो इसका अगर स्ट्रक्चर फार्मूला वो बना हुआ है तो कंडेंस फार्मूला क्या हुआ? CH3 COOH। अब ये क्या है? एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से ये क्या आ चुका है? कंडेंस फार्मूला। और ये कैसा है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
अब बात करते हैं स्केलेटन फार्मूला। स्केलेटन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ कार्बन को लिख देते हैं, सिर्फ कार्बन लिख दिया और कुछ लिखा ही नहीं। जब सिर्फ कार्बन लिख देते हैं तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, कार्बन को देखना होता है, और अगर उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है तो आप हर जगह हाइड्रोजन लगा के उसके 4 बॉन्ड को कंप्लीट करिए। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, सिर्फ एक, तो बाकी आप अपने पॉकेट से हाइड्रोजन निकालिए और यहां पर लगा दीजिए, बन गए 4 बॉन्ड। इसके पास कितने बने हैं, 2, इसका मतलब 4 बॉन्ड अभी भी नहीं है, तो कितने की कमी है, 2 बॉन्ड की, तो 2 आप यहां पर लगा दीजिए हाइड्रोजन। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी 2 ही बॉन्ड बना है, इसलिए आप यहां पे 2 और लगा दीजिए। यहां भी ऐसा ही केस है। अब यहां कितना लग जाएगा, 3। अगर ऐसे ही हम किसी और स्ट्रक्चर की बात करें, मान लीजिए ये वाला केस हो जाए, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। ऐसे केस में इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड की कमी है, 2 बॉन्ड की, तो हम लोग यहां क्या लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन। यहां क्या लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और फिर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, इसलिए एक ही की कमी है, 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। अब इस कार्बन को देखो तो 4 बॉन्ड लगे हैं, 3 यहां पर और एक यहां पर, तो यहां पर किसी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर इसने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो इस तरीके से जो ये वाला स्ट्रक्चर बना है, इसका नाम भी आप यही याद कर लीजिए, इसका नाम है प्रोपाइन, इसका नाम बताओ इथीन, और ये यहां पर बना है 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए हम लोग इसे बोलेंगे पेंटेन। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आ जाएंगे जहां पर ये हो गया पेंटेन हो गया। तो इस तरीके से कहीं पर भी हम लोग अपनी तरफ से हाइड्रोजन लगा के उस कार्बन के 4 बॉन्ड की वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक और डैशेस वाले कंसेप्ट समझ लेते हैं, जरा थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। अब डैशेस वाले अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको सिंपली ऐसे बॉन्ड ऐसे ड्रॉ कर दिया गया। अब यहां पर ये भी नहीं दिख रहा है कि कार्बन कहां है, हाइड्रोजन कहां है। ऐसे केस में आप क्या करोगे, ये जितने भी पॉइंट आपको दिखे वो सब कार्बन है। जैसे ये पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या है, कार्बन है। इस वाले पॉइंट पे गए तो क्या है, कार्बन है। इस वाले पॉइंट पे आए ये भी क्या है, कार्बन है। यहां आए ये भी क्या है, कार्बन है। तो हम इस पे अभी आपको ऐसे लिख के दिखा रहे हैं समझने के लिए, फिर आप समझ जाओगे। देखिए हर जगह कार्बन हमने लिख दिया। इस कार्बन को देखो तो इस पे कितने बॉन्ड नहीं लगे हैं, तो भाई एक ही बना है, इसका मतलब यहां 3 हाइड्रोजन लगना चाहिए। इसको देखो तो 2 बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब यहां 2 हाइड्रोजन लगना चाहिए। यहां पर 2 बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन लगना चाहिए। यहां 1 बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन लगना चाहिए। अब अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर को ड्रा करें और ऐसे हमने कर दिया, और यहां हमने देखिए इस तरह कर दिया। अब पॉइंट कंसेप्ट अपना क्लियर है कि ये पॉइंट है, इसका मतलब ये क्या होगा भाई, अब हम यहां लिख के दिखा रहे हैं इस चीज को। देखो ये होगा यहां पे C होगा, और C का मतलब एक ही बॉन्ड बनाया है, तो ये क्या है, CH3 है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें ये वाला बॉन्ड दिखा के, तो यहां आए तो यहां क्या है, C है, और C के साथ क्या लगा है, डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो कितने की कमी है, 1 हाइड्रोजन की। तो ये हो गया CH, और CH के आगे अब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर ये भी देखिए 2 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 3 बना है तो 1 हाइड्रोजन रहेगा। इस पे आए तो 2 ही है, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, CH2। यहाँ पहुंचे तो ये क्या हो जाएगा, CH3। अब इसको इसी में देखें तो ये देखिए CH3, ये क्या हो गया CH, ये क्या हो गया CH, और यहाँ क्या है CH2, और यहाँ क्या आ गया CH3। तो हमने इस फार्मूले को कंडेंस फॉर्म में लिख लिया। तो यहां पर आया CH3, CH, डबल बॉन्ड CH और CH2 और फिर CH3। तो इस तरीके से हम लोग डैश वाले फार्मूले को भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कंडेंस फॉर्म में। और फिर कंडेंस फॉर्म में हम लोग उसकी IPSC नेमिंग करना सीखेंगे। तो यहां पर जब सिंपली जब ये स्ट्रक्चर बना था और कुछ आपको नहीं पता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है, तो कार्बन 1 2 3 4 थे, और इसलिए 4 कार्बन के लिए हम लोग सिंपली क्या बोलते, ब्यूटेन। यहीं पर देखिए जब हमने फिर से बनाया 1 2 3 4 5,
5 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड आ गया, भाई कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाती तो हम लोग बोलते हैं एल्कीन। तो इसलिए अब इसका नेम क्या हो जाता, पेंटीन। लेकिन डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 1 2, तो यहां पर पेंट 2 इन होगा। आईपीएससी नेमिंग अभी हम पढ़ेंगे, जो स्ट्रक्चर बनाया है तो हमने नेमिंग भी लिख दिया, लेकिन आईपीएससी अभी इसी में पढ़ेंगे। तो पेंट 2 इन आ गया यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर हम लोग डैश बेस को कन्वर्ट कर सकते हैं उनके कंडेंस फॉर्म में, और फिर वहां से सीख लेते हैं स्केलेटन फार्मूला। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.